यूपी चुनाव के मैदान में इस वक्त सबसे अधिक चर्चा, जो चुनावी चर्चा है वो है भाजपा पार्टी छोड़ने वाले विधायकों की। 3 मंत्रियों के अलावा 11 विधायक पार्टी से किनारा कर चुके हैं। कुल मिलाकर संख्या 14 की और अधिकांश समाजवादी पार्टी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करेंगे इस वक्त हमारे साथ नवोदय टाइम्स के संपादक अक्कू श्रीवास्तव जी हैं। जानेंगे उनसे कि इन विधायकों के जाने के बाद क्या कुछ नया समीकरण बनने वाला है, या फिर जिस तरह से भाजपा कह रही है कि पार्टी में कुछ नेताओं की टिकट कटनी थी और ऐसे में ये जो पार्टी के अंदर दल बदल का एक दौर शुरू हुआ है वो इस टिकट कटने की सुगबुगाहट मात्र से ही सामने आ रहा है। सर, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। जी धन्यवाद। जी सर, 14 बड़े चेहरे भाजपा को फिलहाल अलविदा कह चुके हैं और इनमें से कुछ ने समाजवादी पार्टी का दामन भी थाम लिया है। ये भी कहा जा रहा है कि 14 में से 10 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल की लगभग 137 सीटों पर ये लोग समीकरण बिगाड़ सकते हैं, जिसके अंदर बड़ा चेहरा है स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और जो दूसरे नेता हैं उन सबने पार्टी छोड़ने के साथ ही एक बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि अपने इस्तीफे में कि सरकार किसानों, वंचितों, शोषितों और पिछड़े की उपेक्षा कर रही थी, इसलिए उनको पार्टी को अलविदा कहना पड़ा। क्या माना जाए, 5 साल तक सत्ता में शामिल रहे, आचार संहिता लागू हुई और उसके बाद यह आरोप लगाकर पार्टी से बाहर निकल गए। देखिए 5 साल तक सत्ता में रहे और बहुत आम सी भाषा है कि वहां की मलाई खाने के बाद में अब लग रहा है कि वंचितों की याद नहीं की गई, वंचितों को बहुत ध्यान नहीं दिया गया वगैरह वगैरह। और वो अच्छी बात यह है कि वही भाषा अब उन्होंने इस्तीफों में भी लिखी है। सब इस्तीफों की भाषा एक ही है, एक ही आदमी ने ड्राफ्ट किया है एक ही तरीके से। तो ये अच्छी बात है कि एक जगह से ये सब संचालन हो रहा है और उसमें काम किया जा रहा है। लेकिन ये बात सही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के बाद में जो पार्टी मैनेजमेंट होना चाहिए, जिस तरीके से जो पिछले चुनावों में दिखता था, लोगों को रखने का, जाने का, मनाने का, और वो शायद उतना प्रभावी अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन उसके भी कोई बहुत मतलब रहते हैं नहीं रहते हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। राजनीति में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक होती है जो घटनाएं होती हैं और एक होता है परसेप्शन होता है। तो परसेप्शन में जरूर कुछ लग रहा है कि भागा दौड़ी हो रही है, और वो भागा दौड़ी किस वर्ग की हो रही है, कैसे हो रही है, ये भी यहाँ देखने लायक होगा। और इसको देखने के साथ साथ आपको ये समझना होगा कि ये भागा दौड़ी के अर्थ कितने हैं। अगर वोटों के मामले में आप देखेंगे और आप ये देखना चाहेंगे कि साहब कौन सा वर्ग जा रहा है, तो आपको ये समझना होगा अलग तरीके से। फिर ये देखना होगा कि क्या सचमुच वो वर्ग के लोग जो वोटर होते हैं वो नाराज हैं, तो वो एक अलग हिसाब किताब होगा। तो इन सब नजरिए को अगर हम लोग एक एक बिंदु से बात करेंगे तो शायद ज्यादा आसानी होगी आपको या मुझे समझाने में और पाठक को समझने में। जी, लेकिन सर ठीक है, उनकी जो इस्तीफे की भाषा है वो 5 साल बाद जिस तरह से सामने आई है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि एक लिस्ट तैयार की जा रही थी जिसके अंदर कुछ नेताओं के नाम कटने थे। ये तमाम बातें अगर हम एक साइड रख भी दें, लेकिन जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी, क्या आपको लगता है कि उनका कद किस तरह का रहा, और क्या वाकई जिस तरह की बात की जा रही है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कि ये पूर्वांचल और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी बेल्ट है, ये नेता वहां पर असर डाल सकते हैं? क्या वाकई बीजेपी को कुछ डेंट पहुंचेगा इन नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद? एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी कदम किसी के द्वारा चला जाता है तो असर पड़ता है, छोटा पड़ता है, बड़ा पड़ता है, ये एक अलग आधार होता है। क्योंकि ये नेता भी तो कोई गुल्ली डंडा तो खेल नहीं रहे थे। जी बिल्कुल, 30-40 साल से राजनीति कर रहे थे, और इन जितने भी अभी इन नेताओं को जो उलटफेर हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं, समाजवादी पार्टी में गए हों, इन सब का अपना एक इतिहास रहा है। इनका इतिहास जीतने का रहा है, इनका इतिहास विभिन्न पार्टियां बदलने का रहा है, इनका इतिहास
कूदफांद का बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन इस कूदफांद के बाद भी ये जीतते रहे हैं। तो यानी कि पार्टियों से अलग इनकी अपनी एक पहचान रही है, जिसमें जब जिस पार्टी में गए, जहां उन्होंने माहौल देखा वहां और वहां उन्होंने सीटें बचाई हैं अपनी। तो इस लिहाज से आप ये तो नहीं कह सकते कि इनका कोई असर नहीं होगा। हाँ, असर कितना होगा, किस तरीके का होगा, ये देखना जरूर होगा। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पिछले 30 साल के इतिहास में हर घाट का पानी पी चुके हों, हर घाट में जाकर के चरण छू चुके हों, हर घाट में अलग तरीके से अपने आप को स्थापित कर चुके हों, तो वो अगर फिर से समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो इससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी को सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य की एक सीट का फायदा होगा, अगल बगल की 2 सीटों का फायदा होगा, या पूरे एरिया में 10 सीटों का फायदा होगा। इसी तरीके से धर्म सिंह सैनी हो, दारा सिंह हो, या और कोई भी होता है, रोशन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद, बहुत सारे, इतने सारे नाम जी, हैं, वर्मा है, पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे ब्रिजेश नाम हैं। प्रजापति भी हैं। उन पर अगर आप अलग अलग बात करना चाहेंगे तो मैं अलग अलग बता दूंगा उनके बारे में। जी ये सब लोग विभिन्न घाटों का पानी पी चुके हैं, तो लेकिन तब भी जीतते आ रहे हैं। तो जीतने में हो सकता है उस समय उस पार्टी का भी थोड़ा बहुत योगदान हो, जिसकी वजह से वो जीते हों। और अपना तो उनका बेस है ही, तो इसलिए ये मान के चलिए कि जितने विधायक जाएंगे उतने विधायकों की संख्या मिनिमम के तौर पर मैं मान सकता हूं कि कम होगी। क्यों? क्योंकि उसके दूसरे और तर्क भी हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए, जैसे ही कहा जा रहा है, जो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या बताया जा रहा है और जो राजनीति में होता है, एक तो ये होता है कि एक माहौल के खिलाफ में चीजें जाएं तब लोग जाते हैं, तब बात बनती है। दूसरा, अभी के हालात में कई चीजें ऐसी चल रही हैं जिसपे वोट बैंक काम करेगा, वोटर काम करेगा। तो वो फिलहाल आज का कदम ये, क्योंकि अभी तक बहुत बैकफुट पे हो गए थे अखिलेश यादव, पहला इनको ऐसा मौका मिला, पहली इन्होंने ऐसी रणनीति खेली जो टिकट बंटवारे के अंतिम समय पर उन्होंने इसका खुलासा करने की योजना बनाई और उन्होंने सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट भी कराया। और उससे ये फायदा हुआ कि एक परसेप्शन बदलने लगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक नहीं है, उससे काफी लोग नाराज हैं। ये एक जी परसेप्शन बना नाराजगी वाला। अभी तक इतना ही है, और आगे क्या होगा उसका एक अलग सवाल है। अब आगे को देखिए। अब जी कहा आपने यह सर जा ये रहा कहा है कि कि स्वामी प्रसाद, आपने कहा कि हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, ये तमाम जो दूसरे नेता हैं उनका अपना एक राजनीतिक ओरा भी रहा है, लंबे समय से पॉलिटिक्स करते रहे हैं और मौका देखकर दल बदलते भी रहे हैं। तो क्या अब ये माना जाए, जिस तरह से लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और ये लोग भी राजनीति के मौसम विज्ञानी, इनको लगने लगा है कि अब समाजवादी पार्टी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जीती हुई सरकार के अंदर थे, देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर थे, और अभी तक जो सर्वे आ रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ही सबसे आगे दिखाया जा रहा है। ऐसे में इन तमाम चीजों को छोड़ते हुए लोग रिस्क ले रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी एक बेहतर ऑप्शन इनको नजर आ रहा है आने वाले समय में? क्या कुछ बदलाव या कुछ चुनावी समीकरण ऐसे आने वाले हैं जिसमें सपा कहीं दौड़ में बीजेपी से आगे निकल सकती है, इसलिए लोग उस तरफ गए हैं? ऐसा इतना आसान नहीं होता राजनीति के समीकरण, दो दो चार जी राजनीति में नहीं होते हैं। दो आदमियों के जी जाने से सरकार, अगर दो नेताओं के एकदम से शिफ्ट होने से सरकार बदलने लगे तो बहुत कुछ होता है राजनीति में। और सरकारों के जब गठन होते हैं उसके पहले कई कदम होते हैं, हर कदम के अलग मायने होते हैं, अलग उसके अर्थ होते हैं। जहां तक सवाल ये है कि क्या ये लोग सिर्फ इसलिए चले गए कि वहां एक जीत की नाव तैयार थी, बढ़िया नाव तैयार थी, सत्ता सिंहासन की नाव तैयार थी, और उसमें वो हिचकोले खाने के लिए चले गए, या ये कि यहाँ के कमजोर नाव में रहते और वहां पानी रिसता रहता और उसमें डूबने के खतरे थे? ऐसा नहीं होता है। वहां वो इसलिए भी तो हो सकता है ना कि यहाँ की नाव में क्योंकि ये भारी वजन में पड़ रहे थे, तो हो सकता था कि यहाँ के नाव का चालक इन्हें गिरा के समुद्र में फेंकने वाला था।
यानी कि इनको टिकट नहीं मिलने वाला था, हो सकता है, ये संभावना है। जी, लेकिन क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह हो, ये इतने बड़े नाम हैं, बड़े नाम मतलब अपने इलाके के बड़े नाम हैं, अपने वोट बैंक के बीच में बड़े नाम हैं, तो ये अपनी सीट निकालने की क्षमता रखते ही हैं। तो ये इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन और लोगों के बारे में जो होती हैं चीजें, जो 12-14 लोग होंगे, उसमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके ये भी था कि जिनसे नाराजगी चल रही थी, तो वो उसके दो असर होते हैं। एक, अपनी नाराजगी को कम, अपने वोटरों के बीच में नाराजगी कम कराने के लिए वोटर जो नेता जो होता है वो अपने आप का पाला बदल लेता है और कहता देखिए मैं तो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि सरकार थी ये वगैरह वगैरह, तो उसको एक एक्सक्यूज मिल जाता है उसको। एक तरीका तो यह है जिसका ये लोग हमेशा से लाभ लेते रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि वहां का वोटर जब नाराज है तो उससे बचने के लिए जो जिस सत्तारूढ़ पार्टी में या जिस पार्टी में अभी तक थे वो इनको निकालने वाली रही हो, तो उससे बचने के कुछ खेल हो। ये बहुत आसान नहीं होता, लेकिन ये परसेप्शन पहली बार में ये बना कि हाँ भाई वहां पर नेताओं को रोक पाना जो बहुत जरूरी होता है। आज की राजनीति सिर्फ काम की राजनीति नहीं है, क्या आपने काम कर दिया। आपकी आज की राजनीति सिर्फ तथाकथित विकास की राजनीति नहीं है, आज की राजनीति सामाजिक संतुलन की भी राजनीति है। और जो आज से 40 साल पहले उतना महत्व नहीं रखती थी, 30 साल पहले उतना महत्व नहीं रखती थी, पिछले 20 से 25 सालों में उसका एक महत्व अलग तरीके से हुआ। और धीरे 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 करके पहले वो बड़ी जातियों में सामाजिक संतुलन का खेल हुआ, जिससे कि पूरा लाभ शुरुआत के दौर में अगर आप देखें तो बड़े पिछड़े वर्ग ने उठाया, और अब वो संकुचित होते होते छोटे पिछड़े वर्ग पर आ गई है। तो वो हिस्सेदारी अपनी मांग रहा है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आपका अपनी पार्टी है, चाहे वो निषाद वालों की पार्टी हो, चाहे वो पटेल्स की अपना दल हो, चाहे वो महान पार्टी हो, ये लोग ज्यादा बार्गेनिंग करने की स्थिति में है। बनस्पति, चाहे आप समाजवादी पार्टी में चले जाएं और चाहे आप भाजपा में रहें, वहां उतनी बार्गेन आप उस तरीके से नहीं कर सकते, उस छोटे दल के प्रतिनिधित्व होकर के नहीं कर सकते जो आप अलग से रह करके कर सकते हैं। आज ओम प्रकाश राजभर की औकात जो सुहेल देव पार्टी के हैं, उनकी औकात किसी दारा सिंह से और किसी इनसे ज्यादा बड़ी है। क्यों? मौर्य से, स्वामी प्रसाद मौर्य से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वो नंबर्स भी मांग सकते हैं। अखिलेश यादव से कहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य वहां चले जाएंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा 2 टिकट या 3 टिकट, बहुत हुआ तो तीसरा टिकट, 2 टिकट ज्यादा नहीं, उनका और उनके बेटे का मिल जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने जा रहा। अगले चुनाव में उनकी बेटी के लिए भी वो कह दिया जाए, उससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं होने जा रहा है। एक आध आदमी और मान ले जाए, लेकिन बाकी लोग जो हैं, सुहेल देव वाले अगर चाहेंगे अपने ओम प्रकाश राजभर तो जद्दा नंबर ले सकते हैं। वोट भी अलग पार्टी के नेता के नाम पर ज्यादा पड़ता है, वो कम से कम उस वर्ग में उसको जो लोग हैं, उस वर्ग के लोग उस पर्टिकुलर नेता को ज्यादा वोट देंगे बनस्पत उसके कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा नहीं होगा कि सभी मौर्य वोट डालने लग जाएं। मौर्यों के प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य है, आपको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वहां पर तो और भी मौर्य हैं ना मौजूद, जो उनसे ज्यादा बड़े मौर्य हैं, तो उनके पास लोग जाएंगे तो हाँ। अब इस पूरे प्रकरण से एक मौर्य का बड़ा फायदा होने जा रहा है, वो है केशव देव मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, जो भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। उनको वो थोड़ी अपनी पार्टी में अपनी औकात जरूर बढ़वा सकते हैं, उनको अपने आगे चीजों को ला सकते हैं। अब असल में भारतीय राजनीति में एक नए वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई है। इस चुनाव से ज्यादा वो नजर आ रहा है, या 2-4-5 साल से शुरू हो गया है वो धीरे धीरे। वो छोटे छोटे दलों को, जो पिछड़े में छोटा दल है, उसको आगे लाने की रणनीति है। और जो पार्टी उसको ठीक से, जो बड़ी पार्टी उसको ठीक से एड्रेस कर पाएगी, वो थोड़ा आगे ज्यादा रह पाएगी। इस चुनाव में ये बात सही है कि अपेक्षाकृत समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों को ज्यादा अच्छे तरीके से एड्रेस किया है बनस्पति भारतीय जनता पार्टी में।
क्या विपक्ष ये मैसेज देने की कोशिश भी करेगा सर कि बीजेपी एक अपर कास्ट पार्टी हो गई है, खासतौर से योगी आदित्यनाथ जिस तरह से 5 साल के शासन में ठाकुर वर्ग को अहमियत दी है, उसका पिछड़ा वर्ग नाराज है और ये नेता इसलिए बाहर गए हैं? क्या बीजेपी को एक फ्रेम में सेट करने की भी कोशिश करेगा विपक्ष इन नेताओं की, या तो तय इनके बात है, बयानों करेगा के ही दम पर, या वो अपने तरीके से तय करेगा ही करेगा कि वो ठाकुरों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की जो फर्क है वो पड़ेगा सर इससे? पंडितों की मतलब की पार्टी है, वो कहेंगे ही कहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, आपको उसको समझना चाहिए। लेकिन सवाल वोटर भी तो है ना, वोटर कहाँ जाएगा? क्या वोटर सिर्फ जाति में जाएगा, जाति के खेमे में जाएगा? बहुत संभावनाएं हैं और जाता रहा है। मैंने पहले भी कहा आपसे कि या तो आप में एक ऐसी आवाहन करने की क्षमता हो कि आपके पीछे सब लोग आ जाएं। क्या वो क्षमता, आवाहन करने की क्षमता दारा सिंह के पास में है, स्वामी प्रसाद मौर्य के पास में है? नंबर एक। और नंबर दो ये है कि जिन छोटे दलों के, जिन छोटे पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों की बात की जा रही है, क्या वो बिल्कुल बिना इसके देखे सुने चले जाएंगे कि उन्हें मिला क्या? उनको जो पीछे लोगों ने वायदा किया था उसमें विफलता रही है या सफलता रही है? उस सफलता विफलता का, यानी कि योगी सरकार की कारगुजारियों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। वो उस पर वोट देंगे कि नहीं देंगे? अब वो एक अनपढ़ क्लास नहीं रहा है, चाहे वो कोई भी वर्ग है वोट बैंक वाला, वो कोई भी बहुत अनपढ़ नहीं रहा है। आप निरक्षर भला हो, लेकिन कोई अनपढ़ नहीं है, और राजनीतिक रूप से तो कतई अनपढ़ नहीं है। तो मुझे लगता है जी ये एक अलग सी लड़ाई होगी जिसको देखना बड़ा रोचक होगा। सर, जो लोग बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं उनको ज्यादा लाइमलाइट मिल रहा है, ज्यादा सुर्खियां बटोर पा रहे हैं, फिर चाहे मीडिया की रिपोर्ट्स हो या राजनीतिक हलकों में बातचीत हो। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में लोग नहीं आ रहे हैं, बीजेपी में भी लोग आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से खुद मुलायम सिंह यादव के जो समधी हैं, हरिओम यादव, वो भाजपा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के नरेश सैनी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या आपने शुरू में जिस तरह से कहा कि पिछले चुनाव के दौरान जिस तरह से मान मनोबल और ये सब चीजें चली थी, इस वक्त बीजेपी उस मूड में नहीं है, इस बात को उससे जुड़कर देखा जाए? क्योंकि नहीं, मुलायम सिंह यादव बीजेपी के समधी मोड भी एक में, बड़ा। बीजेपी चाहती है कि कोई आदमी, उसका कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी बड़ा नेता अपनी पार्टी से जाए, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे कोई और भी हो। लेकिन अगर बेनाम से काम ना करने वाले नेताओं को ये फिर से टिकट देंगे तो नई पौध कैसे तैयार होगी? बीजेपी नई पौध तैयार करने में बहुत माहिर रही है और उसका इस्तेमाल भी उसने किया है। यही वो तरीका वो आज भी अपनाने जा रहे हैं और आज आगे भी वो वही तरीका अपनाएंगे, लगता है मुझे ऐसा। बीजेपी अब को जरूरत इस बात की होगी, या काम वो कर रहे होंगे इस बात को लेकर के, कि आगे कोई ऐसा बड़ा नाम जो समाजवादी पार्टी में रहा हो या इधर उधर में रहा हो, दो तीन लोग रहे हो, मान लीजिए शिवपाल यादव है, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं जो हो, तो या कोई ऐसे ही, जैसे आपने हरिओम यादव का नाम बताया जो मुलायम सिंह के समधी हैं, तो उनको ले आए हैं। इसी तरीके से दो चार नाम और भी आ जाएंगे, तो आने से थोड़ा बैलेंस हो सकता है, लेकिन इससे ये नहीं हो सकता कि माहौल में एकदम से कोई उछाल हो जाए या गिरावट हो जाए। फाइनली काम क्या करेगा चुनाव में मुद्दा? क्या सिर्फ नेताओं का आना जाना महत्वपूर्ण लगता है? मुझे नहीं लगता कि वो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। महत्वपूर्ण वो रखता है कि चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा। क्या चुनाव विकास के मुद्दे पे नीचे लड़ा जाएगा? क्या चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ा जाएगा? क्या चुनाव अन्य और चीजों पर लड़ा जाएगा? जब चुनाव एक सेंट्रल पॉइंट पे आएगा, वो सेंट्रल पॉइंट आपको जनवरी अंत तक दिखने लगेगा। अभी हम सब लोग जानते हैं, मेरी बातों से भी निकलता है, वो आप धीरे 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 फिल्टर होते होते वहां पहुंच जाएगा कि कुछ वर्ग, एक ऐसा वर्ग होगा, जाति का भी, समूह का भी, वो एक पार्टी को वोट देगा, कुछ एक वर्ग ऐसा होगा कि दूसरी पार्टी को वोट देगा। इसमें भी जो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि कौन सा ऐसा जुझारू वर्ग होगा जो वोट बैंक को मतदान केंद्रों तक ले जाएगा, जो वोट बैंक को वोट डलवाएगा। वो अगर डलवा ले गया
तो जो भी हो, चाहे कितना बड़ा नेता पहुंच जाए इधर से उधर, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, नेताओं के आने जाने से 2, 4, 6 सीटों का फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर 1 दर्जन नेता आज समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 1 दर्जन सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। मैं पूरा दे देता हूं, क्योंकि किसी को 3 सीटें मिलेंगी, किसी की 5 आदमी हारेंगे भी इसमें, ये भी बता दूं मैं आपको। जितने जा रहे हैं सब कोई समाजवादी पार्टी से जीत करके चले आएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। या जितने भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं वो सब जीत ही जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं। पश्चिम बंगाल में उदाहरण हम लोग बहुत सारे देख चुके हैं उस तरीके के, तो पूर्व में भी बहुत सारे उदाहरण देख चुके हैं। तो ये नेता नहीं निर्धारित करते हैं, नेता एक छोटा सा माहौल बनाते हैं, और अभी तो माहौल की शुरुआत है, अभी तो बहुत हल्का सा है, इसलिए अभी ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ये क्योंकि इलेक्शन इस बार जो है वो बहुत कड़ा दिखने लगा है कि नहीं है, ये भी अभी नहीं कह सकते। आगे मैं फिर कह रहा हूं, आगे जैसे जैसे मुद्दे फिल्टर होंगे, जैसे जैसे चीजें आगे निकलेंगी और बड़े क्षितिज पर बड़े मुद्दे सामने आएंगे, वैसे वैसे चीजें साफ होंगी। लेकिन ये शुरुआती भारतीय जनता पार्टी को झटका है, बाद में उसको कैसे निपटती है। और अभी दूसरा एक काम और भी है, पिछले चुनाव अमित शाह के नेतृत्व में वहां से लड़ा गया था, अमित शाह ने पूरा लड़वाया था। अभी अमित शाह की सक्रियता कितनी है ये वक्त बताएगी। ये ठीक है कि धर्मेंद्र प्रधान एंड कंपनी जो है पूरा वो लग करके ठीक से करने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये है कि योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनके चेहरे पे पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ किस तरह से इसको मोल्ड देते हैं, ये चुनाव पूरा मोल्ड अब किस क्रम में योगी आदित्यनाथ देते हैं, ये उनके ऊपर बहुत निर्भर करता है। ये लड़ाई सीधी जो है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की है। उसको सपोर्ट सिस्टम, अखिलेश यादव के साथ दिक्कत है कि उनके साथ सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा नहीं है। योगी आदित्यनाथ के साथ अच्छाई ये हो सकती है कि इनके साथ सपोर्ट सिस्टम एक बड़ा हो सकता है। कितना बड़ा होगा मैं अभी नहीं इसकी भविष्यवाणी कर सकता। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बातचीत बागी और गैर बागी पर हो रही है, तो क्या ये माना जाए कि जो 14 की फिगर है ये फुल स्टॉप है? आपने कहा कि झटके बीजेपी को शुरुआत में लगे हैं, या भी झटके और लग सकते हैं, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है। ये देखिए ऐसा है ना, जब तक 403 टिकटों का चुनाव टिकट बट नहीं जाते, तब तक ये झटका झटकी लगा रहेगा। ये 16 हो, 14 हो, 20 हो, 22 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का झटका आपको बड़ा इसलिए दिखेगा क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ एमएलए ज्यादा हैं। आप प्रोपोर्शनेट कीजिए ना, एक के पास 323 एमएलए हैं, दूसरे के पास 3 दर्जन 4 दर्जन एमएलए हैं, तो 4 दर्जन और कहां 330 एमएलए, तो 4 दर्जन में से अब एक जाएगा तो एक वहां का भी नजर आएगा, और यहाँ का भी एक जाएगा तो यहाँ एक नजर आएगा, तो 16 यहाँ जाएंगे तो उनके तो 4 के बराबर ही हुए ना वो, तो 4 उनके इधर से आ जाएंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये इसलिए इतना बड़ा खेल नहीं है, खेल है परसेप्शन का, और कोई खास खेल नहीं है। आप इसकी तुलना इस तरह नहीं कर सकते कि 2 उधर से आए 4 इधर से चले गए, क्योंकि अगर आप देखेंगे फिर तो रेशियो में निकलेगा तो 6:1 का होगा, बल्कि 6 2 12 28, बल्कि उससे भी ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा। 8 विधायक इनके, 1 विधायक उनका, 7 विधायक इनके और 1 विधायक इनका। तो आप उस हिसाब से सोचिए, विधायकों का भी नंबर उस तरह से नहीं। हाँ, फिर मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा बड़ी चीज है कि क्या वो जातियां उसी तरीके से सोचने लगी। ये सब लोग उसी जाति का प्रतिनिधित्व जरूर करते हैं, लेकिन क्या नेतृत्व भी करते हैं? प्रतिनिधित्व होना और नेतृत्व होना बड़ी चीज है, बहुत बड़ा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, समझाने के लिए यूपी का सियासी समीकरण क्या बन सकता है और चुनाव आखिरकार किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल चुनावी रणभेरी उत्तर प्रदेश में बजी हुई है और दल बदल का दौर भी यूपी में जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू।